very good morning to all of you. Today we are towards the end of this chapter and I'm going to start the lecture of RQ respiratory quotient. Okay? आज जो है हम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर की जो एनसीईआरटी के चैप्टर के बैक साइड वाले क्वेश्चंस है उनको हम सॉल्व करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. आर क्यू को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी कोशिएंट. रेस्पिरेटरी कोशिएंट. देखो कोशिएंट की स्पेलिंग जो है ना वो QUO से स्टार्ट होती है ना. QUOTIENT कोशिएंट. रेस्पिरेटरी कोशिएंट. अपने फिजिक्स वगैरह में पढ़े होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस. तो ये है क्या डेफिनेशन है. हम RQ को जो है वो किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं. तो RQ क्या है? वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व. RQ को हम कैसे लिखेंगे? RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन volume of O2 consumed. ठीक है. This is the RQ. What is RQ? क्या है RQ? Volume of CO2 evolved and volume of O2 consumed. अब कहाँ से वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम, कहाँ CO2 आ गई क्या? अब देखो किसका वॉल्यूम निकालना है हमें, CO2 और O2 का. अब निकालेंगे किससे? जो भी आप रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करोगे, जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर CO2 कितनी इवॉल्व हो रही है. कैसे इवॉल्व होगी? बाय द ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन के बाद CO2 इवॉल्व होगी, है ना, बाहर निकल रही. तो कितना वॉल्यूम निकल रहा है, यह बहुत ही इजी टर्म में बोले तो कितने मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं. और ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो कितनी ऑक्सीजन हम यूज कर रहे हैं. कल हमने क्या पढ़ा था? एम्फीबॉलिक पाथवे. उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि मेन जो सबस्ट्रेट होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है. अब अगर ग्लूकोज नहीं है तो कौन सा आएगा? फैट. तो फैट का भी तो ऑक्सीडेशन करवाएंगे. फैट नहीं है तो क्या आएगा? प्रोटीन. तो प्रोटीन का भी ऑक्सीडेशन करवाएंगे. तो इन तीनों के अंदर किस किस तरीके से कितने कितने अमाउंट में CO2 यूज हो रही है या इवॉल्व हो रही है या O2 यूज हो रही है. तो रेस्पिरेशन में तो हमेशा O2 यूज होगी या नहीं होगी, और CO2 हमेशा इवॉल्व ही होती है. ठीक है, वो हमें देखना है. तो पहला RQ निकालते हम. फर्स्ट RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट. इजी से स्टार्ट करते हैं. RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म हमारे पास कौन सा प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज. ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाते हैं हम. C6H12O6 प्लस कितने मॉलिक्यूल यहाँ यूज करते हैं हम? 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2. इट विल कन्वर्ट इनटू 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O. H2 में बन जाता है प्लस 686 किलो कैलोरी जो है वो आती है. तो अब आप देखो हमारा RQ का फॉर्मूला क्या था? RQ इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व. कितने में? CO2 कितने मॉलिक्यूल निकले? 6 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड. कितनी कंज्यूम की हमने? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स वी हैड कंज्यूम्ड? 6 मॉलिक्यूल. तो कितना हो गया? RQ इज इक्वल टू 1. तो कार्बोहाइड्रेट का RQ क्या होता है? 1. ठीक है. सेकेंड है आपका RQ ऑफ फैट.
क्यू ऑफ फैट, फैट का आर क्यू हम निकालेंगे। तो देखो फैट के लिए जो मैं रिएक्शन यूज कर रही हूँ उसके अंदर हम एक एसिड जो स्ट्रक्चर मैं केमिकल फॉर्मूला जो लिखूंगी वो है ट्राइपारमिटीन का, ठीक है। इसके अंदर होते हैं C51, H98 एंड O6, C51, H98 एंड O6, टोटल 145 मॉलिक्यूल O2 की ज़रूरत होती है और 102 मॉलिक्यूल जो है CO2 के बन जाते हैं, प्लस 98 मॉलिक्यूल्स बनते हैं H2O के, प्लस सम एनर्जी। ये रिएक्शन है फैट की। कौन सा स्ट्रक्चर है, इसके हमने 2 मॉलिक्यूल यूज करे हैं और ये है ट्राइपारमिटीन। फिर RQ देखते हैं, इसका RQ क्या होता है, RQ इज इक्वल टू CO2 इवॉल्व एंड O2 कंज्यूम। तो 102 मॉलिक्यूल, 102 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर इवॉल्व एंड 145 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इज कंज्यूम। सो RQ इज अप्रोक्सीमेटली, इसका जो RQ आता है वो आता है 0.7, ठीक है, इट इज अ 0.7। इज इट क्लियर? नाउ थर्ड आता है RQ ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो RQ होता है इट इज 0.9, क्या होता है 0.9। तो इस तरीके से आपको कोई भी रिएक्शन दे दी जाए ना, डोंट गेट सो स्ट्रेस, नहीं स्ट्रेस में आना है, आपको सिर्फ मॉलिक्यूल्स लिखने हैं और उनका डिवाइड करना है, ठीक है। अपने आप आपके सामने वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू आ जाएगी वो उसका होगा RQ। तो अगर हम RQ का ऑर्डर फॉलो करते हैं RQ, कैसे लिखेंगे हम RQ के ऑर्डर में, कि सबसे ज्यादा किसका है, कार्बोहाइड्रेट। कितना होता है इसका RQ, इट इज 1 होता है सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद हमें किसका दिख रहा है, प्रोटीन का। कितना देखा हमने, 0.9, ठीक है। उसके बाद में हमें किसका नजर आ रहा है, फैट्स का। कितना आ रहा है वो, 0.7। सो ये RQ का ऑर्डर है। अगर क्वेश्चन आता है कि RQ सबसे ज्यादा किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। चलिए ये है आपका RQ। तो RQ के साथ जो है हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, रेस्पिरेशन। अब इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज मेरे से पूछ लीजिएगा। अब हम चैप्टर 14 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर 14 रेस्पिरेशन, इसके जो है सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर देते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन, आपको जो है डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिफरेंशिएट बिटवीन, पहला क्या है, पहला दिया गया रेस्पिरेशन एंड कंबशन। रेस्पिरेशन एंड कंबशन, क्या डिफरेंस है। रेस्पिरेशन क्या होता है, सबसे पहली चीज तो ये होता किसके अंदर है रेस्पिरेशन, तो इट विल अकर्स इनटू लिविंग थिंग्स।
लिविंग्स के अंदर होता है ये, इट विल अकर्स इनटू लिविंग थिंग्स, वो एक नॉन सेल्युलर प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है? इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ये क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसके अंदर एनर्जी रिलीज्ड होती है, एनर्जी released at different steps, different steps पर एनर्जी रिलीज होती है। और हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स जो है बहुत ज़्यादा चाहिए, नंबर ऑफ एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, और क्या आ रहा है हमारे दिमाग में कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिल्कुल ऑक्सीडेशन अकर्स, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो अब क्या ये कंबशन जो है लिविंग थिंग्स के अंदर होता है? नहीं, इट इज अ एसेल्युलर प्रोसेस। ये क्या है? एक एसेल्युलर प्रोसेस है। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। क्या एक बायोकेमिकल प्रोसेस है? ये एक बायोकेमिकल है? नहीं, हम इसको नॉट बायोकेमिकल और लिख सकते हैं, इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, ये कैसा है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। एनर्जी जो है हम कह रहे डिफरेंट स्टेप्स पे रिलीज होती है ना। एटीपी की फॉर्म चाहिए, यहाँ पे नो एटीपी फॉर्मेशन, कोई एटीपी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड, नो, कोई नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन होता है क्या कंबशन में? क्या ऑक्सीडेशन होता है? जरा एक बार आप मेरे को सोच के बताएं कि कंबशन के अंदर ऑक्सीडेशन होता है क्या? बिल्कुल होता है, बट डायरेक्ट ऑक्सीडेशन आकर। ये जो हमने लिखा है ना ऑक्सीडेशन अकर्स, यहाँ हम लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ रिएक्शन प्रोसेस, उससे पहले नहीं होता। इसमें तो डायरेक्ट स्टार्ट होती है ऑक्सीडेशन होना, तभी तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है दोनों के अंदर। दैट्स व्हाई आपसे डिफरेंस पूछा गया। ठीक है, दूसरा जो डिफरेंस पूछा गया है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एंड ये भी है क्वेश्चन नंबर 1 का, एंड क्रेब्स साइकिल। डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है? ये इसका अकरेंस बता दो। साइटोप्लाज्म के अंदर होता है एंड इट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट डिफरेंस आप क्या कह सकते हो कि इट विल अकर्स इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों के अंदर होता है। क्रैब साइकिल सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। और क्या इसके अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है क्या ग्लाइकोलाइसिस में? नहीं, इसके अंदर ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका पायरुविक एसिड में, और यहाँ हम लिखेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है।
कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। और क्या आ रहा है, हम लिख सकते हैं कि टोटल एटीपी फॉर्मेशन, टोटल एटीपी कितना बन रहा है इसके अंदर, 8 एटीपी बनता है ना। यहाँ पे कितना बन रहा है, 30 एटीपी बन रहा है। चलो यहाँ पे एटीपी कंज्यूम भी होता है ऑल्सो। कितने मॉलिक्यूल, 2 एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं, यहाँ पे हुए क्या, एक भी नहीं हुआ, नो कंजप्शन। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। एरोबिक respiration and fermentation। एरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस, O2 इज रिक्वायर्ड, O2 रिक्वायर्ड होती है, फर्मेंटेशन में नहीं रिक्वायर्ड होती है। दूसरा डिफरेंस, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और इसमें इनकम्प्लीट है ना, कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और हम क्या कह सकते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, इट अकर्स इन 2 steps, 1 glycolysis प्लस क्रेब्स साइकिल। इसके अंदर कुछ नहीं है ना, इसके अंदर सिर्फ कौन सा होता है, हम कह सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस ही होता है इसके अंदर। नेक्स्ट आप बता दो कि साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों की जरूरत होती है। इसके अंदर से साइटोप्लाज्म की जरूरत होती है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 686 किलो कैलोरी रिक्वायर्ड होती है या बन जाती है, ऑलमोस्ट 38 एटीपी बनती है। यहाँ पे सिर्फ 56 किलो कैलोरी ही बनती है। सो 5 पॉइंट्स तो आपको आने ही चाहिए, और इसके बाद एडिशनल आप चाहें तो और भी इसके अंदर लिख सकते हैं, है ना। जितने चाहो उतने आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, नेम मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या होते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, बताएं मुझे। Those substrates which are using in respiration and liberate energy, और एनर्जी को लिबरेट कर देते हैं। और मोस्ट कॉमन कौन सा यूज किया जाता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, कार्बोहाइड्रेट। किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, है ना। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में
यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है गिव द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो आपको इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। मेन स्टेप्स क्या क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन के, वो बताने। व्हाट आर द मेन स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके अंदर देखो आपको 3 स्टेप्स बताने। पहला आपको बताना है ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो भाई साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। दूसरा जो हम आ जाएंगे वो आपका आ जाएगा क्रेब साइकिल, कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में हो रहा है। तीसरा आपको बताना ईटीएस जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, ठीक है। ये आपको थोड़े थोड़े डिस्क्राइब करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपको, एक्सप्लेन ईटीएस। तो ईटीएस को एक्सप्लेन कीजिएगा। ईटीएस को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके अंदर हम NADH2 और FADH2 का ब्रेक डाउन करवाएंगे, 3 और 2 ATP बनवाएंगे रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आपको उसको जो मैंने लास्ट क्लास में आपको लेक्चर के अंदर समझाया था वही आपको इसके अंदर डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये तो हमने कर लिया, एरोबिक रेस्पिरेशन है, नहीं ये नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 6 ETSF, तो 5 कौन सा रह गया, अच्छा क्रेब साइकिल बताना है। ये तो है क्वेश्चन नंबर 6, 5 है आपका क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल आप जो है इसको ड्रॉ कर दीजिएगा। अब है डिफरेंशिएट करो, फिर से क्या क्या डिफरेंशिएट करने हैं। पहला ये जो हम कर रहे हैं वो है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें तो बहुत इजी है, रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम। पहला तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, वहाँ ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है। दूसरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यहाँ इनकम्प्लीट, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं है। तीसरा हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, है ना, जैसे CO2 और H2, एनर्जी कितनी मिल रही है 680C, इसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स है ना। एनर्जी कितनी है 56 किलो कैलोरी है, बहुत ही लीस्ट एनर्जी है। कहाँ कहाँ होता है ये, साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। सो 5 जो है आप लोग लिख दीजिएगा डिफरेंशिएट। दूसरा हमें डिफरेंशिएट करना है आपके ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन को। वी हैव टू डिफरेंशिएट ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन, ये थोड़ा सा ट्रिकी है।
ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट डिफरेंस, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, है ना, जिसके अंदर इट इज अ कॉमन इन बोथ aerobic and anaerobic respiration. First step of respiration common between aerobic and anaerobic respiration. ये फर्स्ट स्टेप नहीं कह सकते, इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है। प्रॉपर सेंटेंस बना के लिखिएगा, अभी मैं प्रॉपर आपको लैंग्वेज नहीं लिख पा रही हूँ। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या होता है? पायरुविक एसिड। और फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट क्या होते हैं? मेन प्रोडक्ट तो इथेनॉल लिखना आपको, प्लस CO2, है ना, इथेनॉल है CO2। और हम क्या लिख सकते हैं? ये NADH प्रोड्यूस करता है और फर्मेंटेशन के अंदर NADH यूज होता है। It produces NADH. It uses NADH यूज कर रहा है। और क्या डिफरेंस आपको दिमाग में आ रहा है? It produces 2 ATP molecule पर ग्लूकोज, है ना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, nothing like this. So these are the basic difference between glycolysis and fermentation. समझ में आ गया आप लोगों को ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन के बीच में क्या क्या डिफरेंस है? नेक्स्ट आपका आ रहा है, क्या कह रहा है? ग्लाइकोलाइसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल के बीच में डिफरेंशिएट कीजिए। ग्लाइकोलाइसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल के बीच में लिख देते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल, पहला डिफरेंस साइटोप्लाज्म में होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या ये हमने किया नहीं? क्रैब्स साइकिल और कर तो लिया, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रैब्स साइकिल ही हमने किया है ना। गया देखो ये किया हुआ हमने, है ना, वही वापस से पूछा आपको सिट्रिक एसिड साइकिल के फॉर्म में, तो इसको कोई वापस रिपीट करने से मतलब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द अजम्पशंस मेड ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेट गेन ऑफ ATP? क्वेश्चन नंबर है ये 8, क्वेश्चन नंबर 8। मेन जो जिसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं, बैलेंस शीट के अंदर टोटल ATP फॉर्मेशन बताना आपको। टोटल ATP फॉर्मेशन, तो ग्लाइकोलाइसिस में देखो आप कितना होता है, हम कह रहे 10 ATP बनी, बट 2 मॉलिक्यूल कंज्यूम भी तो हो गए वहाँ पे, है ना, तो टोटल 8 ATP बन गई। फिर हम कह रहे हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड थ्रू क्रैब साइकिल कितनी 15 ATP बना रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड कितना बना दिया 15 इंटू 2 टोटल 30 ATP। अब हमें ये करना है कि 30 प्लस 8 ATP कितनी हो गई 38 ATP।
टोटल आपको कितनी एटीपी मिल रही है? 38 एटीपी। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। डिस्कस द एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे डिस्कस करना है। एक साइड फैट लिखना है, बीच में कार्बोहाइड्रेट, एक साइड प्रोटीन। प्रोटीन क्या बनाएगा आपका? डायरेक्ट एसिटिल कोएंजाइम में, है ना, उसके अंदर चला जाएगा, सॉरी पायरुविक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम में, फिर क्रेब्स साइड। फैट में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अलग अलग। ग्लिसरॉल क्या बनाता है? डीएचएपी, और फैटी एसिड एसिटिल कोएंजाइम में, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में तो कंप्लीट आपको प्रोसेस लिखना है, ग्लाइकोलाइसिस प्लस क्रेब्स साइड। तो ये एम्फीबॉलिक पाथवे को डिस्क्राइब करना है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। आरक्यू। आरक्यू क्या है? CO2 इवॉल्व प्लस O2 कंज्यूम। और सबके कार्बोहाइड्रेट का होता है 1, फिर प्रोटीन का होता है 0.9, फिर फैट का होता है ये विथ रिएक्शन। आप लोग देखिएगा कि एग्जाम में कौन से मार्क्स का क्वेश्चन है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय क्या पूछ रहा है ये? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी थ्रू ऑक्सीडेशन, है ना। इससे हम क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसके अंदर आपको क्या करना है? हम जो ETS में NADH2 का ब्रेकडाउन बता रहे हैं किसमें? 3 ATP में, और FADH2 का ब्रेकडाउन बता रहे हैं हम किसमें? 2 ATP में। तो ये आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर ही कंप्लीट, वो बेसिकली ETS के बारे में ही पूछ रहा है अलग अलग तरीके से, है ना। नाउ लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी। तो स्टेप वाइज जो एनर्जी रिलीज होती है उसमें अलग अलग लेवल पे हमें क्या मिलती है? ATP मिलती है। तो इजी रहता है उसको कंज्यूम करना, धीरे धीरे जो है हम कंज्यूम कर सकते हैं ना। मेटाबॉलिक प्रोसेस में इमीडिएट यूज कर सकते हैं, और अगर एक साथ ही एनर्जी बन जाए तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी को भी रिड्यूस कर सकते हैं। सो दीज आर द मेन सिग्निफिकेंस। ये जो है आपके मेन सिग्निफिकेंस होते हैं एनर्जी का स्टेप वाइज प्रोडक्शन होने की वजह से। सो वी हैड कंप्लीटेड चैप्टर 14 एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट चैप्टर 15। ओके, तो ये आपका जो है आज की क्लास ओवर होती है। बाय बाय।